नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज इस बुलेटिन में बात होगी जंगल पर प्राइवेट कंपनियों के राज की, निजीकरण के फैसले पर सोनिया गांधी के सवालों की, जानेंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या हुआ फैसला और शिवसेना एनसीपी में क्यों छिड़ी है रार। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश में कमलनाथ क्यों खोलेंगे शिवराज सरकार की पोल और इस बार किस नाव में सफर करेंगे मांझी। और आखिर में बात मौजूदा हालात में बदहाल हुई अर्थव्यवस्था की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान जारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद बोले, पार्टी में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनना जरूरी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए 6 महीने तक करूंगा इंतजार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक जारी। समधी के बाद अब लालू के 2 एमएलए जा सकते हैं नीतीश कुमार के साथ। विधायक भोला सिंह और शक्ति सिंह यादव आरजेडी को कहेंगे अलविदा। राजस्थान में फिर बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुश्किल। उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज के नाम पर वसूले जाएंगे 600 करोड़ रुपए। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज की करेंगे वसूली। उत्तर प्रदेश में सख्त होगी साप्ताहिक बंदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। कहा, राजधानी लखनऊ सहित 4 शहरों में बरती जाए ज्यादा सतर्कता। और हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 40 अंक ऊपर 39,113 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 11,559 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सरकार अब हर चीज का निजीकरण करने की जल्दबाजी में दिख रही है। सरकारी कंपनियां, रेलवे, बैंक, हवाई अड्डे, हर क्षेत्र में सरकार अपनी हिस्सेदारी निजी कंपनियों को बेच रही है। और अब निजी कंपनी की नजर जंगल की जमीन पर है और सरकार ने भी इसे उन्हें देने की तैयारी शुरू कर दी है। और आज इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बैंकिंग सेक्टर, पेट्रोलियम, हवाई अड्डों और रेल के निजीकरण की तो शुरुआत हो ही चुकी है। कई सरकारी कंपनियां निजी हाथों को सौंपी जा चुकी हैं। सरकारी कंपनियों को तो छोड़िए, अब तो मोदी सरकार जंगलों की देखभाल नहीं कर पा रही है, जंगलों के संरक्षण को संभाल नहीं पा रही है। यही कारण है कि एक बार फिर उसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर निजी कंपनियों की तरफ हाथ बढ़ा दिए हैं। केंद्र सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग अब जंगलों को पुनर्जीवित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल लागू करने पर विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक प्राकृतिक जंगलों को बचाने और वनारोपण कार्यक्रम के लिए आयोग निजी कंपनियों के साथ समझौता करने के बारे में योजना तैयार कर रहा है। नीति आयोग ने एक प्रेजेंटेशन में बताया कि अभी देश में जारी वन्यकरण कार्यक्रमों का कोई वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है। इसीलिए इस क्षेत्र में भी अब पीपीपी मॉडल को लागू किए जाने की जरूरत है ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके और क्षमता और मैन पावर के साथ वन्यकरण में आधुनिक तकनीक लाई जा सके। बताया गया है कि जिन क्षेत्रों में पीपीपी मॉडल लागू किया जा सकता है उनमें लकड़ी और गैर लकड़ी के जंगली चीजों के तैयार किए गए उत्पाद, इको कैंपिंग, ऑर्गेनिक खेती जैसे क्षेत्र शामिल हैं। नियमों के मुताबिक वन्यकरण कार्यक्रम में अभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और कोऑपरेटिव पीएसयू, राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले वन विकास निगम, ग्राम सभा पंचायत, स्वायत्त जिले और ग्राम विकास बोर्ड, एनजीओ शामिल हो सकते हैं। अगर नीति आयोग की योजना सफल रहती है तो आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियां भी इस लिस्ट का हिस्सा बन सकेंगी। माना जा रहा है कि जिन कंपनियों को सरकार अपने साथ वन्यकरण कार्यक्रम में जोड़ेगी उनमें छोटे और मध्यम स्तर के फसल काटने वाले, कॉर्पोरेट और टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। जबकि पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि ये योजना अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट है और सरकार ने इसे नीति का रूप नहीं दिया है। मंत्रालय के मुताबिक इस योजना को इसी महीने पेश किया जाना था, पर कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इसे नहीं दिखाया जा सका। मोदी सरकार के इस ड्राफ्ट का विरोध भी तेज हो गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि निजी कंपनियों को इसमें लाना समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सभी चीजें निजी कंपनियों को संभालनी है तो फिर सरकार क्या करेगी। राजीव जी, जंगल की जमीन पर पहला अधिकार किसका है, ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जंगल में रहने वाला व्यक्ति इस जमीन पर अपना दावा करता है, लेकिन सरकार इसे नहीं मानती। सरकार उनके दावे पर सुनवाई भी तेजी से नहीं करती और पिछले साल इस मामले में 7 राज्यों की सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगाई गई थी। लेकिन अब वो ही सरकार जंगलों की जमीन को निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। क्या हर चीज निजी कंपनियों के हवाले करना ही सरकार की जिम्मेदारी रह गई है? जी सृष्टि, ऐसा लगता है कि वाकई इस वक्त देश में निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन की आंधी आई हुई है जो जनता की सारी जमा पूंजी उड़ा ले जाएगी। दुख इस बात का है कि सरकार ही इस आंधी का कारण है। राजनीति ने पहले जमीन, आसमान, समंदर और नदियां बांट लिए, लेकिन अब स्वार्थ की राजनीति प्रकृति के इन संसाधनों को शायद पूंजीपतियों के बीच बंटवारे की ओर धकेल रही है। 2-2.5 दशक पहले आप याद कीजिए, उस समय
तक हिंदुस्तान में पानी की बिक्री पर भी आश्चर्य होता था, क्योंकि नदी, तालाब, कुएं, पोखर ये सब जनता की पूंजी हुआ करते थे। धीरे धीरे पूंजीपतियों का दबदबा बढ़ा, तालाब पट गए, नदियों पर अवैध खनन होने लगा और पानी जैसा नेचुरल रिसोर्स भी बोतल में बंद होकर बाजार में पहुंच गया। जनता चुपचाप ये तमाशा देखती रही और सरकारों की हिम्मत बढ़ती रही। एनडीए के मौजूदा शासनकाल में तो आजादी के बाद से अब तक बड़ी मेहनत से खड़े किए गए सार्वजनिक निकायों, बैंकों, इन सब का निजीकरण हुआ। फिर कोल माइंस, स्पेस जैसी फील्ड निजी खिलाड़ियों के लिए खोलने की तैयारी हुई। रेलवे में निजी क्षेत्र का प्रवेश बढ़ा, हवाई अड्डों पर पूंजीपतियों का हक जमने लगा और अब तो इंतहा ही हो गई है। अब भारत के जंगलों को पीपीपी मॉडल के जरिए संभालने की बात कही जा रही है। क्या सरकार अपने बूते कुछ भी करने का हुनर नहीं जानती, जो उसे हर चीज के लिए प्राइवेट हाथों की जरूरत पड़ने लगी है? जंगलों को वहां के निवासी, वहां के मूल आदिवासी जिस खूबसूरती से संभाल सकते हैं, वैसा कोई नहीं कर सकता है सृष्टि। लेकिन उनका तो देश में शोषण हो रहा है। उन्हें जंगलों से बेदखल करने की तरकीबें निकाली जा रही हैं और दूसरी ओर जंगल बचाने के लिए पीपीपी मॉडल की बात कही जा रही है। मैं तो कहूंगा सृष्टि की जनता अगर अब भी चुपचाप बैठी रही तो वो अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए विनाश को निमंत्रण देगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सोनिया गांधी ने जब से दोबारा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष की कमान संभाली है, तब से वो और भी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। पहले उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ समूचे विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश की, तो वहीं अब खुद निजीकरण को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। जी हां, आज कांग्रेस ने देश की हालत को लेकर पीएम मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई, साथ ही बड़ी चुनौती भी दे डाली। तो क्या चुनौती दी सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार देश में निजीकरण को लगातार बढ़ावा दे रही है। रेलवे से लेकर बैंकिंग सेक्टर को निजी हाथों में सौंपे जाने की तैयारी चल रही है, जिसकी विपक्ष लगातार मुखालफत कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर महासचिव प्रियंका गांधी तक ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं अब सोनिया गांधी ने भी हुंकार भरी है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि जिन सार्वजनिक संपत्तियों को बनाने में दशकों लगे, उन्हें बेचा जा रहा है। एक वीडियो संदेश में सोनिया ने कहा कि रेलवे का भी निजीकरण किया जा रहा है। दशकों में बनाई गई सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां बेची जा रही है। कुछ राज्य सरकारों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। 6 हवाई अड्डों को निजी हाथों में दिया गया है। देश की लाइफलाइन रेलवे का भी निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश की तरक्की के बारे में नहीं सोच रही है, वो लगातार देश को बर्बाद कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कदम नहीं उठाया गया तो हालात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सोनिया का ये बयान उस वक्त आया है जब सरकार ने लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम और मैंगलोर एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने का फैसला लिया है। सरकार के इसी कदम के खिलाफ सोनिया गांधी आवाज उठा रही हैं। वहीं इससे पहले उन्होंने विपक्षी दलों के साथ बैठक कर जीएसटी को लेकर भी सरकार को खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि जीएसटी मुआवजा एक बड़ा मुद्दा है। संसद द्वारा पारित कानूनों के अनुसार समय पर राज्यों को मुआवजा दिया जाना महत्वपूर्ण है और ऐसा नहीं हो रहा है। केंद्र के पास राज्यों का बकाया ज्यादा है, जिससे विभिन्न राज्यों की हालत खस्ता हो गई है। सोनिया गांधी ने ये संदेश देकर साफ बता दिया कि देश की बदहाल स्थिति पर विपक्ष शांत बैठने वाला नहीं है। तो एक तरफ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को चुनौती दी है, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था में नई जान डालने की कोशिश भी सरकार की ओर से चल रही है। आज जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक का आयोजन हुआ। आज की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि बैठक में लिए गए कौन से फैसले। देश में आज वस्तु और सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में इस बैठक में कई फैसले लिए गए। इस बैठक में राज्यों को जीएसटी के मुआवजे पर मंथन हुआ। वित्त मंत्री ने बताया कि 5 घंटे तक चली बैठक में राज्यों को 2 विकल्प दिए गए हैं, जिस पर राज्यों को 7 दिनों के अंदर अपनी राय देने को कहा गया है। केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजा दे या फिर आरबीआई से उधार लिया जाए, यानी 7 दिन के बाद एक बार फिर संक्षिप्त बैठक होगी। ये विकल्प सिर्फ इस साल के लिए है। काउंसिल अप्रैल 2021 में फिर बैठेगा और हालात की समीक्षा करेगा। वित्त सचिव के मुताबिक महामारी की वजह से वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन में 2,35,000 करोड़ रुपए की कमी की आशंका है और इस वजह से राज्यों को मई, जून, जुलाई और अगस्त यानी 4 महीने का मुआवजा नहीं मिला है। सरकार ने हाल में वित्त मामलों की स्थायी समिति को बताया है कि उसके पास राज्यों को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद फाइनेंस सेक्रेटरी ने बताया कि केंद्रीय सरकार ने वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में 1,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए, जिसमें मार्च के लिए 13,806 करोड़ रुपए शामिल हैं। 2019 से 20 के लिए जारी मुआवजे की कुल राशि 1,65,000 करोड़ है, जबकि उपकर राशि
95,444 करोड़ थी। आपको बता दें कि बीते 12 जून को जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक हुई थी। बैठक में साल दर साल जीएसटी रिटर्न्स की लेट फीस पर छूट दी गई थी। मौजूदा स्वास्थ्य हालात में ये पहली बैठक थी। इससे पहले मार्च में जीएसटी काउंसिल की 39वीं बैठक हुई थी। सरकार परेशान है क्योंकि देश की जीडीपी संभल नहीं रही है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने का सरकार को कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार भी ऐसे ही फॉर्मूले की तलाश में है जिससे सहयोगियों के बीच की किचकिच खत्म हो जाए। सहयोगियों के बीच रोज रोज की खटपट का असर अब उनकी पार्टी शिवसेना पर भी दिखने लगा है। गठबंधन सहयोगी एनसीपी की वजह से शिवसेना के नेता पार्टी ही छोड़ने की बात करने लगे हैं। तो क्या है मामला जिससे शिवसेना है परेशान? देखिए हमारी रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बीच तकरार समय समय पर खुलकर सामने आती रही है। कभी कैबिनेट में पद को लेकर नेताओं में विवाद छिड़ता है तो कभी बयान बगावत की वजह बनते हैं। लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एनसीपी की वजह से कोई नेता शिवसेना से नाता तोड़ ले। लेकिन मामला इस कदर बढ़ गया है कि परभड़ी से शिवसेना सांसद संजय जाधव ने जिंतूर नगर पालिका में एनसीपी के दखल की वजह से लोकसभा की सदस्यता त्याग दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वह शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करने में असमर्थ हूँ। संजय जाधव ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय न कर पाने की वजह से मुझे सांसद होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पिछले 8 से 10 महीने में परभड़ी में जिंतूर नगर पालिका के प्रशासक की नियुक्ति मामले को देख रहा हूं। अब एनसीपी के एक व्यक्ति और गैर सरकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये शिवसेना के कार्यकर्ताओं का अपमान है। उनके इस बयान से साफ है कि वो एनसीपी के बढ़ते कद से खुश नहीं हैं और उनके दखल का विरोध कर रहे हैं। अगर ये विरोध यूं ही जारी रहा तो न सिर्फ शिवसेना पर बल्कि महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट आ सकता है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना खुलकर आमने सामने आ सकते हैं। वो वादा टूट सकता है जो लगभग 1 साल पहले तीनों दलों ने सरकार बनाते वक्त किया था। तीनों दलों ने हाथों में हाथ थामकर कहा था कि ये सरकार कभी नहीं बिखरेगी, लेकिन आज तस्वीर कुछ और नजर आती है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे गठबंधन सरकार को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मुश्किलों में हैं। राज्य की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और जो भी जीतेगा उसके पास आएगी प्रदेश की सत्ता। इसी बीच पूर्व सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक पेन ड्राइव का जिक्र किया है और राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। तो क्या है पेन ड्राइव में जिससे डरी हुई है बीजेपी? देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है। दोनों ही पार्टियां जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। चुनाव के समय में एक पार्टी अक्सर दूसरी पार्टी को घेरने में जुटी रहती है। ऐसा ही हो रहा है मध्य प्रदेश में। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनाव से पहले एक पेन ड्राइव का जिक्र किया है और कहा है कि वो इस पेन ड्राइव के जरिए बीजेपी की पोल खोलेंगे और वो भी मीडिया के सामने। कमलनाथ का कहना है कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और चूंकि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है तो कमलनाथ इस पर बीजेपी की घेराबंदी में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला बीजेपी से है, लेकिन बीजेपी के पास तो गिनाने को कोई उपलब्धियां ही नहीं है जिससे वो हमारा मुकाबला करे। बीजेपी सिर्फ झूठ आधारित राजनीति करने वाली पार्टी है। बीजेपी ने प्रदेश की जनता को भ्रमित कर सरकार गिराई थी। बीजेपी को घेरने के साथ ही कमलनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश में करीब 26 लाख से ज्यादा अन्नदाताओं का कर्ज माफ किया गया है, जिसका उनके पास प्रमाण भी है, वो भी पेन ड्राइव के रूप में। पेन ड्राइव में उन अन्नदाताओं के नाम, पते, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और किसका कितना कर्जा माफ हुआ इसकी पूरी जानकारी है। इसे जल्द ही मीडिया के सामने लाया जाएगा ताकि बीजेपी के झूठ का पुलिंदा सबके सामने लाया जा सके। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार कमलनाथ सरकार पर कर्ज माफी को लेकर आरोप लगा रही थी, जिसे लेकर अब कमलनाथ बीजेपी के झूठ की पोल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखना होगा एक पेन ड्राइव के सहारे कमलनाथ मध्य प्रदेश की सरकार के स्टीयरिंग तक पहुंच पाएंगे या नहीं। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तैयारियों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जुटे हैं। यहाँ इन दोनों ही पार्टियों के बीच टक्कर होती आई है और उपचुनावों में भी ये ही दिखाई दे रहा है। लेकिन बिहार जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां तो दलों की बहार है। इसलिए यहां मुकाबला दलों के बीच नहीं, गठबंधनों के बीच होता है और चुनाव से पहले गठबंधन बनने और बिगड़ने का खेल भी शुरू हो जाता है। जीतन राम मांझी को लेकर इस समय बिहार से बड़ी खबर आ रही है। तो मांझी इस बार किसके नाव में करेंगे नदी पार? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव के इतिहास में जीतन राम मांझी को सबसे ज्यादा पाला बदलने वाले नेताओं में माना जाता है। जितना मौसम नहीं बदला, उससे ज्यादा मांझी ने अपनी नाव बदली है। कभी एनडीए में तो कभी महागठबंधन में वक्त की नजाकत के हिसाब से उनका मन भी बदलता रहता है। मांझी का मन एक गठबंधन में ज्यादा समय तक नहीं लगता, इसीलिए तो मांझी 6 साल में चौथी बार गठबंधन बदलने की तैयारी में है। 2014 में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, तब वो महागठबंधन के साथ थे। 2015 में मांझी ने जेडीयू छोड़ी और अपनी पार्टी हम बनाई। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में एनडीए को हार मिली। बाद में जेडीयू की एनडीए में वापसी हुई तो
तो मांझी पाला बदलकर महागठबंधन में चले गए और 2018 का लोकसभा चुनाव उन्होंने महागठबंधन के साथ लड़ा, लेकिन यहाँ भी मांझी को हार ही मिली और अब 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले मांझी फिर पाला बदल रहे हैं। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मांझी मन बना चुके हैं एक बार फिर से पाला बदलने का। वो कांग्रेस आरजेडी का साथ छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब सवाल उठता है, क्या वो फिर एनडीए में शामिल होंगे या फिर अपनी अलग राह पकड़ेंगे। इन सवालों के बीच कयास सबसे ज्यादा एनडीए में शामिल होने के लगाए जा रहे हैं और इन्हें हवा उस मुलाकात ने दी है जिसमें जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार के साथ गुफ्तगू की है। गुरुवार को जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और उनसे लंबे मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है। आज हमारी बातचीत क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हुई है। मांझी ने कहा कि 1-2 दिनों में राजनीतिक बात होगी, लेकिन अंदर खाने उनके एनडीए में शामिल होने की चर्चा चल रही है। सूत्रों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने मांझी की पार्टी को 9 से 12 सीटें देने का आश्वासन दिया है। हालांकि मांझी एनडीए में 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। मांझी बीजेपी कोटे की कुछ सीटों पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रत्याशी को खड़ा करना चाहते हैं। उनकी इस मांग पर अभी कोई सहमति नहीं मिली है। सीएम नीतीश और मांझी की हुई बैठक में तय हुआ है कि 31 अगस्त तक सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो जाएगी। अब मांझी का एनडीए में आना तय माना जा रहा है। इससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान और हम नेता जीतन राम मांझी के बीच तल्खी भरे रिश्ते हैं। दोनों नेता दलित वोटों की राजनीति करते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए में चिराग और मांझी के बीच तल्ख रिश्तों को कैसे मैनेज किया जाए। क्या मांझी के चक्कर में महागठबंधन से मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा? और बुलेटिन के आखिर में बात देश की अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल हो गया है। केंद्र सरकार समझ नहीं पा रही है कि स्थिति पर काबू कैसे पाए और लगातार कमजोर होती अर्थव्यवस्था को सुधारा कैसे जाए। दिन ब दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। इस बीच अब एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। तो क्या है इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। महामारी की वजह से देश की स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। आज हर सेक्टर की कमर टूट रही है। बैंकिंग सेक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल समेत कई क्षेत्र बर्बादी की कगार पर आ चुके हैं। इस हालत को संभालने के लिए केंद्र सरकार के पास ठोस योजना की कमी दिख रही है। वो तो कर्ज लेने में जुटी है और इस रवैये से केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त रूप से कर्ज चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के 91% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। एक ब्रोकरेज कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर ये होता है तो 1980 के बाद सामान्य सरकारी कर्ज का सबसे ऊंचा स्तर होगा। ब्रोकरेज कंपनी के अनुसार सार्वजनिक कर्ज में वृद्धि से सरकार के खर्च की क्षमता प्रभावित होगी। ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2019 और 20 में केंद्र और राज्यों का संयुक्त रूप से कर्ज जीडीपी अनुपात 75% था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज जीडीपी अनुपात 2029 और 30 तक 80% के उच्च स्तर पर बना रह सकता है और 2039 और 40 से पहले इसको 60% से नीचे लाने का लक्ष्य पूरा होने की संभावना नहीं दिखती। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2015 और 16 से सरकार का कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 1999 और 2000 में सरकार का जीडीपी के अनुपात के रूप में कर्ज 66.4% था। 2014 और 15 में ये 66.6% रहा। उसके बाद से इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और 2019 और 20 में 75% के स्तर पर पहुंच गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक निजी व्यय में ठोस रूप में तेजी नहीं आती, वास्तविक जीडीपी वृद्धि अगले दशक में धीमी रहेगी और इसके औसतन 5 से 6% रहने का अनुमान है, जबकि 2010 के दशक में ये औसत 7% थी। ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि मोदी सरकार में कर्ज का बोझ बढ़ा है, जीडीपी का स्तर घटा है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।